डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है? मुकाबले में ऑपोजिशन नहीं है या मोदी का बयानिया नैरेटिव तगड़ा है? अकम्पलिशमेंट बहुत। देखिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं अगर मुझसे आज पूछा जाए कि यार काउंट द नंबर्स ऑफ मोदी साहब, एक तो नेशनलिज्म दिया उन्होंने, दूसरी टीम स्ट्रॉन्ग, ऑप्टिक्स मार्केटिंग में अपनी वो दे आर एक्सपर्ट बीजेपी, मैं बड़ा बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं। दूसरी बात है कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो रही। आज मैं देखता हूं, देखें ये मंदिर है, आज मेरे ख्याल में कांग्रेस को यहां होना चाहिए था, वो कांग्रेस वाले सारे मणिपुर चले गए हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, और इकट्ठे नहीं है। और वहां पे 1 लाख यात्री पर महीने के वहां पे उसको वहां पे आया करेंगे। वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। आज के मैं आज सुबह आपके सेगमेंट से पहले ये सुन रहा था कि वहां पे 1 लाख रुपया पर नाइट होटल चार्ज कर रहे हैं अयोध्या के। जिस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, जयशंकर साहब का ईरान का दौरा, मास्को का दौरा, फिर उसके बाद डेवोस वो चले गए वहां से, और जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा बोइंग ने, जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में कहा था, द बिगेस्ट कैंपस आफ्टर यूएसए दे आर बिल्डिंग देयर इन भारत के अंदर। और उसके बाद उनका फ्रेंच प्रेसिडेंट का जाना उनके 26 जनवरी को वहां पे। लेकिन तार साहब इसको आप कैसे देखते हैं कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया, पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका इस पे क्या कमेंट्स हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? इसको जरा हिस्टोरिकल लेंस से भी अगर मैं थोड़ा मैं आज अयोध्या मंदिर जो है उसको डिफरेंट लेंस के साथ आज बात करना चाहूंगा। वो लेंस क्या है जिनसे मैं बात करना चाहूंगा अपने देखने वालों के लिए? मैं एज ए रेजिडेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दूसरा एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, और फिर उसके बाद एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं सारे लेंस के साथ इसको डिस्कस करना चाहूंगा। और इट्स अ मैग्निफिसेंट इवेंट, इसमें कोई शक नहीं है। $140 बिलियन खर्चा आ रहा है उस पर। और बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पर उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इट्स अ लैंडमार्क डे, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इट्स अ न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी बात। और यहां पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। सबसे बड़ी बात किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन, और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो आई यहां पे। 1857 में जाके क्वीन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उससे पहले तो एक कॉर्पोरेशन रन करती रही इस मुल्क को। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन। और आज एज ए हैसियत सिटीजन ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, आज अगर ये टाइम आ चुका है कि इतने अरसे के बाद सब कॉन्टिनेंट राइज कर रहा है पूरी दुनिया पे, तो मेरा ख्याल है मुझे उसमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। एक तो ये है। अब दूसरा, मैं एज ए लॉ स्टूडेंट इसका एंगल बताना चाहूंगा। यहां पे मैं ये भी बल्कि मेंशन करना जरूरी है, लोग इसको ज्यादातर कवर नहीं कर रहे, इस चीज को बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। वो 1859 तक दोनों मजहब वहां पे इकट्ठे इबादत करते रहे। इसको ब्रिटिश लोगों ने सेपरेट किया था। और इस वक्त कई लोग ये समझते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी जो ये थी कि डिवाइड एंड रूल किया जाए, तो उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में ज्यादा डिवीजन को उन्होंने इंक्रीज किया। ये भी एक थ्योरी है इसका। और फिर उसके बाद इससे अगली स्टेज पे चले तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद से ये चीज शुरू हुई। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स जो है एज एविडेंस 8 जबानों में पढ़े हुए, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि दिस वाज अ बर्थ प्लेस ऑफ राम। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने वहां से 25 किलोमीटर दूर एक फासले के ऊपर एक जगह दी है जहां पे उन्होंने कहा कि आप अपनी मस्जिद बना लें, और वहां पे बना रहे हैं मस्जिद।
बल्कि यहाँ पे आपको इंकशाफ ये करूंगा कि लोग नफरतों में आते हैं तो बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है। दिस इज अ 21st सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंदर नफरतों की, अग्रेशन की, दहशतगर्दी की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, उस मस्जिद को बनाने वाली कमेटी के जो हेड है शेख साहब, इस बीजेपी के मेंबर है। तो ये जो लोग ज्यादातर समझते हैं कि शायद बीजेपी इज एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम और सब कुछ, ये भी एक प्रोपेगेंडा है मेरे ख्याल में। अब इससे आगे चलते हैं कि अयोध्या के अंदर वहां पे एक बड़ा, सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। $140 मिलियन उसमें लग रहे हैं। 7,000 लोगों को वहां पे बुलाया गया है। 3 लाख से 5 लाख लोग उस सेरेमनी के अंदर हैं मौजूद, और वहां पे 1 लाख यात्री पर महीने के वहां पे आया करेंगे। वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। आज के मैं आज सुबह आपके सेगमेंट से पहले ये सुन रहा था कि वहां पे 1 लाख रुपया पर नाइट होटल चार्ज कर रहे हैं अयोध्या के, और वहां पे एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स दे आर लिविंग देयर एज वेल। अब मैं उस पर जो एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस लेंस से बात करना चाहूंगा। कल 2 बड़े लिबरल मीडिया आउटलेट्स को मैंने पढ़ने की कोशिश की, अफसोस हुआ मुझे, बीबीसी पे और CNN पे। दोनों ने ये पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है कि मुसलमानों को बहुत बुरे तरीके से उस एरिया के अंदर ओप्रेस किया जा रहा है, डिप्रेस किया जा रहा है, वो अपने घरों में छुप कर बैठे हैं, डर रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं थी। मैंने इसको परसू करने की कोशिश की, अपने हिंदू दोस्तों से पूछा, अपने सिख दोस्तों से पूछा, अपने भारतीय मुसलमान दोस्तों से पूछा, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन लिबरल मीडिया है, अल्टीमेटली उन्हें तो बताना होता है कि वहां पे जुल्म सितम की दास्तानें लिखी जा रही है। अब मैं तीसरा एंगल ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस मंदिर को बनने में, इस मस्जिद के इशू के ऊपर 2000 से ज्यादा लोग अपनी जानें जाया कर चुके हैं। जो वो ट्रेन जलाई गई थी, ट्रेन जलाने के बाद वहां पे जो सारा जिसका इल्जाम लगाया गया था कि बहुत बड़े रॉयट्स, ज्यादा रॉयट्स के अंदर, क्या दैट इज व्हाट द सॉल्यूशन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। आगे हमने यहां से किस तरह बढ़ना है, हमने आगे किस तरह जाना है, मेरा ये क्वेश्चन है। मैंने कल खुद एक इवेंट यहां पे अटेंड किया था, और मेरा मैसेज ये था कि आई केम विद द मैसेज ऑफ लव एंड हार्मनी टू मूव फॉरवर्ड। हम सदियों से यहां रह रहे हैं और सदियां यहां इकट्ठे रहेंगे। क्या हम इसी स्टेटस को में रहना चाहते हैं, नफरतों में? क्या यह सोल्यूशन है इस चीज का? क्या जंगे और दहशतगर्दी ही सोल्यूशन है इस चीज का? मेरे ख्याल में नहीं। 2000 माएं अपने बच्चे जाया कर चुकी हैं। हमने इस ट्रैक पर नहीं जाना। दैट इज व्हाट माय मैसेज इज। और मैंने कल यही मैसेज दिया था कि माय मैसेज इज लव एंड हार्मनी। अब दूसरा, उसमें चीमा साहब, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, जयशंकर साहब का ईरान का दौरा, मास्को का दौरा, फिर उसके बाद डेवोस वो चले गए वहां से, और जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपने देखा होगा बोइंग ने, जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में कहा था, द बिगेस्ट कैंपस आफ्टर यूएसए दे आर बिल्डिंग देयर इन भारत के अंदर। और उसके बाद उनका फ्रेंच प्रेसिडेंट का जाना उनके 26 जनवरी को वहां पे। और मैं समझता हूं कि इंडिया इज राइजिंग, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और उसमें मेरे ख्याल में द वे द मुस्लिम्स एंड द वे द पाकिस्तान need to move forward with it to normalize the relationship and start the trade with them। मेरे ख्याल में, जो मैं समझता हूं हमेशा, कि अच्छी चीज अगर आप इजाद नहीं कर सकते तो उसको कॉपी करने की कोशिश करें, लर्न करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान इज ऑन राइट ट्रैक, लेकिन स्पीड इज स्लो। इसमें मैं यही कहूंगा कि एक तो मैं वेरी प्लीज के पाकिस्तान हैज रिटेलिएटेड टुवर्ड्स ईरान। अब उससे अगली अच्छी चीज जो हो रही है कि 29 जनवरी को ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इज कमिंग टू पाकिस्तान। दैट इज अ गुड साइन। जो आज मुझे, जो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं पाकिस्तान को अच्छी बात भी करूं, ये अच्छी बात थी। नेगेटिव बात ये थी कि आज इस्लामाबाद के अंदर यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई है, टेरर थ्रेट है। इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी? दूसरी आज की रिपोर्ट आई है कि IMF ने बताया है कि पाकिस्तान को आने वाले सालों में कितने पैसे चाहिए वापस करने के लिए, अबाउट $75 बिलियन आपको चाहिए होगा। और मैं तीसरा, मुझे गिला ये है, 2 जलसे हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब कर चुके हैं। वजीर आजम साहब ने मानसहरा जलसा किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं होता तो आज दूध की नहरें होती, आप कराची से चलते तो आप पेशावर 2 का डेंट पहुंच जाते। मैं मान ली बात, मियां साहब मैंने मानी। मियां साहब पिछली बातें छोड़े, आगे बताएं क्या होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, आगे कौन सी प्रोडक्ट आप बेचेंगे, यहां कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे हमें कर्जे, हमारी जान छूटेगी? किस तरीके से आपके पास कौन सा प्लान है जिसके अंदर हमारी नई जनरेशन को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे? आप किस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टक्कर का कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे? मैं ये सुनना चाहता हूं आपसे। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि आपके खिलाफ 4 जजों ने फैसला ये दे दिया था, आप लंदन चले गए। वो माजी है, सारा मुस्तकबिल दिखाएंगे ऐसा बात है। और वो कोई भी बात नहीं कर रहा। मेरा दुख ये आज फिर दोबारा यही दुख है कि उसके बारे में कोई भी लीडर बात नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो साहब जलसे में गए हैं तो पावर नैप ले रहे थे, सो गए थे स्टेज के ऊपर। तो इस तरह तो नहीं होगा ना।
इसको आप जब खुद सोए हैं तो कौन को किस तरह जगाएंगे आप? आपको उठना चाहिए। आपके आसपास हर मुल्क आगे जा रहा है और आपका हर मुल्क के साथ झगड़ा है। मैं कल हमारे एक बहुत बड़े डिप्लोमेट जो है बहुत की पोजीशन पर है, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज नॉट आइसोलेटेड। हाँ, ये अलग बात है, आपसे बात ही कोई नहीं करता। आइसोलेशन की डेफिनेशन क्या है जॉर्ज साहब? आइसोलेशन की बात यही होता है ना, हर एक बंदा आपसे डर रहा होता है, आपसे बात नहीं करता, कहते ऐसी तरह नहीं है, हम अपने खित्ते में तरह नहीं है, लेकिन हमसे सारे नाराज है। बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है आपकी। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है? मुकाबले में ऑपोजिशन नहीं है या मोदी का बयानिया नैरेटिव तगड़ा है? अकम्पलिशमेंट बहुत। देखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं अगर मुझसे आज पूछा जाए कि यार काउंट द नंबर्स ऑफ मोदी साहब, एक तो नेशनलिज्म दिया उन्होंने, दूसरी टीम स्ट्रॉन्ग, ऑप्टिक्स मार्केटिंग में अपनी वो दे आर एक्सपर्ट बीजेपी, मैं बड़ा बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं। दूसरी बात है कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो रही। आज मैं देखता हूं, देखें ये मंदिर है, आज मेरे ख्याल में कांग्रेस को यहां होना चाहिए था, वो कांग्रेस वाले सारे मणिपुर चले गए हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में और इकट्ठे नहीं है। और दूसरा उसमें ये है कि जिस तरह, जो मैं आखिरी बात हमेशा कहता हूं कि सारी दुनिया के अंदर ट्रेंड है इस वक्त अथॉरिटेरियनिज्म का। एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हो चुकी है और मोदी साहब को पता है कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को डील करना है। मैं अमेरिका की छोटी सी मिसाल देता हूं। आज अगर पूछा जाए कि यहां पे क्या हो रहा है, बराक ओबामा इज रनिंग द कंट्री सिंस लास्ट 12 इयर्स। 12 साल एक बंदा जब एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करता है, वो बहुत पावरफुल हो जाता है। उसको कम्पीट करना थ्रू इलेक्शन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ अपहिल बैटल। तो मेरे ख्याल में अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज और इससे डील करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मोदी साहब जो पॉजिटिव चीज है, मैं आखिरी इस पे एक पॉइंट करना चाहूंगा। अनवर मकसूद साहब से कल किसी ने पूछा, आज अगर कायदे आज़म जिंदा होते तो क्या होता? उन्होंने कहा अगर आज जिंदा होते तो कोर्ट लखपत जेल में होते। उन्होंने कहा है, ये बात उनकी ठीक है बस, लेकिन उसमें चीमा साहब उससे दूसरा सवाल किया गया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का हल क्या है? उन्होंने पाकिस्तान को या अच्छा फौजी और साथ अच्छा मौलवी मिल जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। मैं उनकी बातें सुन के हैरान हो गया हूं कि 2 फिक्रों में उन्होंने सारी चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अकबर मंसूर साहब ने, अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी मिल जाए, पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। तो उसमें चीमा साहब ये सारी चीजें मौजूद हैं और ये यही समझे कि उनको भारत की तरक्की का सीक्रेट, उनको अच्छा चाय बेचने वाला मिल गया। पाकिस्तान को अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी अभी तक मिल नहीं रहा। मैं तो इसमें आसिम मुनीर साहब को समझता हूं कि अच्छा फौजी है, और अगर इफ ही इज नॉट एबल टू डिलीवर इट, आई थिंक नोबडी विल बी एबल टू डिलीवर इट, बिकॉज़ ही इज कमिटेड, ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2 आर्टिकल सुहेल वड़ाई साहब ने आर्टिकल लिखा है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और फिर हमारे उमर चीमा साहब ने उसके ऊपर एक वीला किया है उनके पर्सनल सोशबिलिटी के बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। तो उससे मैं आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड, आई एम वेरी मच उनकी डेडिकेशन पे, और आई एम ऑलवेज प्रेइंग कि these 2 लोगों को लाजमी कामयाब होना चाहिए, काजी फैज ईसा साहब को और हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब को कामयाब होना चाहिए। अदरवाइज वो कहते हैं ना तारिक अजीज की तरह, गलती गुंजाइश रिश्ता, अब आपके पास गलती, आप सारे अपने जो है पॉइंट यूज कर चुके हैं, कैन गो फॉरवर्ड विद। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। आज मैं देख रहा था, मैं वैसे इसका कंपैरिजन ड्रॉ कर चुका हूं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे जो मौलवी थे, उन्होंने बैरून मुल्क से पैसा लिया और लोगों को इस्लाम और मजहब और मदरसे बनाए, और लेकिन हमारी लीडरशिप ने लोगों को कारोबार करने का गुर नहीं बताया, और पहले मजहब की बात की और रोजगार कहाँ से चलना है हमें नहीं पता, इसीलिए आज हम दर-बदर हैं। भारत में नरेंद्र मोदी एक रिलीजियस एजेंडा लेके आए हैं, लेकिन पहले वो कारोबार की बात कर रहे हैं, मजहब की बात वो 10 साल बाद राम मंदिर को, ठीक है इसने बिटवीन बड़ा कुछ करते रहे होंगे, लेकिन वो ले आए। साहब वो हमारे एक मौलवी हैं, बड़े आपके भी फेवरेट है, मौलाना फजलुर रहमान। उनसे आज सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा जी आपका रोजगार इनकम कहाँ से, पैसे कहाँ से आते हैं? कहता आपकी इनकम कारोबार क्या? कहता मेरा कोई कारोबार नहीं। तो कहता पैसे कहाँ से आता है? कहता अल्लाह की तरफ से इमदाद आती है। तारिक साहब, ये कैसा मुल्क चलता है कि इमरान खान है, कोई कारोबार नहीं, मौलाना फजलुर रहमान है, मजहबी जमात का इस वक्त सबसे बड़ा लीडर है, कोई कारोबार नहीं। क्या इंस्पिरेशन देते हैं? आपने एक तार साहब अक्सर बात करते हैं अमेरिका की, आप मिसाल देते हैं कि अमेरिका में जो लोग भी सियासत में आते हैं पहले वो कहीं कामयाब होते हैं और ये पब्लिक सर्विस है। वेल ठीक है, आपने पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, ये साढ़े लोग सारे थे पैसे कमान होते हैं, इसमें भी कमेंट करें, वो कह रहे हैं अल्लाह की तरफ से इमदाद आती है, वो काम करेंगे तो अल्लाह भी मदद करता है ना, इसमें थोड़ा सा बताएं। मैं ये बताना ये चाहूंगा कि उनका तो बहुत बड़ा कारोबार है मदरसों का। रिलीजन इज अ ह्यूज बिजनेस। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तो रिलीजन इतना बिकता है कि जिसकी हद कोई नहीं। देखो ना, हर चौक में बाबे बैठे हैं, मुंडे दे रहे हैं। ये तो कारोबार बहुत बड़ा। आपने देखा नहीं कि जब लैंड क्रूजर मौलवियों के पास कितने कितने बड़े हैं, ये बहुत बड़ा कारोबार है। आप देखिए इस वक्त पंजाब में रिजवी साहब का वोट बैंक कितना है, उन्होंने मुर्शद को तस्वीर पकड़वा दी उन्होंने। मजहब तो बहुत बड़ा। अगर नए पाकिस्तान से सीधे ही वो रियासत मदीना पर गए, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, 3-3 4-4 बच्चे हैं बगैर शादी के, लेकिन कितना बड़ा यू टर्न फॉरेन एजेंसियों की रिपोर्टें थी। उन्होंने कहा कि इस वक्त रिजवी साहब बहुत पॉपुलर है। उन्होंने नया पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे फेंका जिस तरह जान छुड़ाई उससे, साथ ही रियासत मदीना अमर बिन मारूफ पे चले गए।
तो दर हकीकत और शुरू कहां से हुआ है, मैं दुख से कहूंगा आपसे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहीं से शुरू हुआ था ना। आज भी जब जलसा करना होता है तो यही कहना पड़ता है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वाहिद कंट्री है जो मजहब के नाम पर बना है और करप्ट तरीन है। देखिए खूबसूरती इसकी। मैंने पिछले दिन अर्ज किया था कि इस चीज को ना इस्तेमाल किया करो, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आप कहते हो ना इस्लाम के नाम पर बना था, तो इस तरह चलते बोलो, ये इस्लाम के नाम पर ये हो रहा है 76 साल से, ये होता है इस तरह। इन दोनों में से एक चीज बंद कर दो, या तो उसको ठीक करो इस्लाम के नाम पर बना है, या इस्लाम का नाम इस्तेमाल करना छोड़ दो, सिंपल एज इजी। तो चीमा साहब दर हकीकत बात यह है, और सबसे मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया, IMF कह रहा है कि आपको $75 बिलियन चाहिए, ठीक है जी। मियां साहब के मुंह से बात नहीं निकल रही कि आगे पाकिस्तान चलाना किस तरह इकोनॉमिकल, पाकिस्तान की क्राइसिस इस वक्त सबसे बड़ा इकोनॉमिकल है। कोई प्रोजेक्ट बता रहे हैं वो, कोई प्रोजेक्ट उनके पास है? इसहाक डार साहब के पास कौन सा प्लान है जिससे पाकिस्तान को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं? एसेट्स बेचेंगे, कर्जे आपने ओवररोल कराएंगे, क्या करेंगे? IMF के तलबे चाटेंगे, अपने यहां पे आर्मी बेसिस देंगे अमेरिका को, होगा क्या? इनकी प्रॉपर्टियां सारी बनेंगी लंदन और टोरंटो में, और तो कुछ भी नहीं होना, जो पिछले दौर में हो रहा था। पैसा तो पाकिस्तान, मैं हमेशा ये कहता हूं चीमा साहब, पैसा पाकिस्तान में लाना बड़ी बात नहीं है, बहुत अरसे से आ रहा है, उसको रोकना पाकिस्तान में सबसे बड़ा गुर है, और वो नहीं रोक रहा। आसिम मुरीद साहब को मैं कई दफा मैं कह चुका हूं कि पैसा इस तरह निकल रहा है जिस तरह हाथ से रेत निकल रही है, इस तरह आवारगी हो रही है, आप सोच नहीं सकते। टोरंटो अंदा मोल ले लिया पाकिस्तानियों ने, दुबई से तो सारा ही ले लिया ना, वो किस तरह ले रहे हो? फ्री तो नहीं दे रहे ना, वो कहां से गुर्दे बेच रहे हो 25 करोड़ लोगों के, और क्या कर रहे हो? तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि नरेंद्र मोदी ने भारत को मतलब कि पूरा का पूरा बदल डाला है, जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, और जिस तरीके से भाई पहले उन्होंने गुजरात की डेवलपमेंट करी थी, मतलब कि गुजरात में वो 3 बार के मतलब कि मुख्यमंत्री रहे हैं, और भाई साहब अब वो 2014 से लेकर 2026 में मतलब कि प्रधानमंत्री बने हैं, और 2029 तक प्रधानमंत्री हैं, उनका तीसरा टर्म है, और भाई उन्होंने लगातार डेवलपमेंट करी है। मतलब सबसे पहले तो उन्होंने भाई साहब श्री राम जी का मंदिर बनवा दिया, 370 धारा हटवा दी भाई साहब, ठीक है, 3 तलाक पे कानून हटवा दिया, ठीक है, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं भाई, बहुत सारे कानून लाए, एजुकेशन पे बहुत सारे कानून लाए हैं भाई साहब। और 2021-22 में मतलब कि कानून लाए थे, वो क्या बोलते हैं एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, वो भी बेटर करी। उसके बाद में जो अब वो क्या बोलते हैं उन्होंने मतलब कि कल जो मतलब प्रोटेस्ट चल रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, तो उस वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और क्या बोलते हैं एजुकेशन पॉलिसी को और बेहतर बनाने के लिए मतलब कि जो भी मतलब कि पेपर लीक करते हैं तो उनके ऊपर मतलब कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान कर दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। और वो धर्मेंद्र प्रधान की जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसकी मतलब कि इस्तीफ़ा भी मतलब कि ले लिया गया है, और वैसे इस्तीफ़ा भी मंजूर कर दिया गया है। तो भाई मतलब कि क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स के लिए भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है भाई साहब, और मतलब कि डायरेक्ट उनसे बातचीत करते हैं। और वैसे जिस तरीके से भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मतलब कि व्यूज़ आए हैं, मतलब कि 20 क्या बोलते हैं एक दिन की परसों की बात है कि भाई मतलब कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने मतलब कि एक वीडियो डाला, और भाई साहब वो वीडियो जो है मतलब कि भाई साहब 350 मिलियन पार हो चुका है भाई, वो 350 मिलियन व्यूज़ आए हैं भाई साहब। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि भाई साहब देखो भाई जितने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉपुलर है ना भाई साहब यूथ में, जेनजी में, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है भाई साहब। ये बात तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बता दिया भाई, ठीक है, पूरी दुनिया को बता दिया है। और भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी ले लिया है, ठीक है, ठीक है। देर रात जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो डाला था ना भाई साहब, उस पर मतलब कि भाई साहब कुछ बयान आया है राहुल गांधी का। देश भर में कई जगहों पर चल रहे आंदोलन के बीच गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके पेपर लीक के बाद अपनी सरकार के उठाए गए कदमों की जिक्र किया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार ऐसे कड़े कदम उठाएगी ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं को रोका जा सके, ठीक है भाई। नीट पेपर लीक के बाद देश में कई जगहों पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। जून के आखिरी सप्ताह में दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन शुरू किया था। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा हो। उसके बाद अलग अलग जगहों पर छात्रों के प्रदर्शन होने लगे, खबरें आने लगी। देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस आंदोलन को लगातार कवरेज कर रहा है। विपक्ष भी खुलकर इस मुद्दे पर सामने आया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वीडियो संदेश अपने एक्स हैंडल पर डाला और इंस्टाग्राम पर भी डाला। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इस वीडियो को रीपोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि पीएम छात्रों का अपमान कर रहे हैं। मतलब कि भाई साहब
ये कैसा अपमान है, मतलब कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब बना दिया है और भाई साहब धर्मेंद्र प्रधान का भी वो इस्तीफा ले लिया। तो भाई वीडियो में पीएम ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए ये पीड़ादायक है यह, और इसलिए इस घटना के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं, गुनहगारों को पकड़ा है और आज वह जेल में है। पीएम ने ये भी कहा कि पेपर लीक के बाद विद्यार्थियों का साल खराब ना हो, इसका भी उनकी सरकार ने ख्याल रखा है। ठीक है, वो बोले कि सरकार ने इतने कम समय में 22 लाख छात्रों दोबारा दोबारा 22 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा दे सके ऐसा माहौल बनाया है, इसका भी हमने प्रबंध किया है। और फिर परीक्षा का रिजल्ट भी 19 जून को आ गया, जिसमें सफल विद्यार्थियों और उनके परिवारों को खुशियों की खबरें लगातार आ रही हैं। तो भाई ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है भारत के लिए भाई साहब। ठीक है, और पीएम ने कहा कि अ, पेपर लीक जैसी घटनाएं से सख्ती से निपटने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में हमने परीक्षा करा दी है, लेकिन हम इतने से ही संतोष करने वाले लोगों में से नहीं हैं। मैंने संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का मसौदा तैयार करने को कहा है, जिसे उन्होंने पूरी मेहनत करके तैयार किया है और हमें दे दिया है। पीएम ने यह भी कहा कि सोमवार को जब जब संसद में सत्र दोबारा शुरू होगा तो इस बिल को उनकी सरकार जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश करेगी, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को दोषियों को अम, जल्द से जल्द कड़ी मतलब कि सज़ा सुनाई जा सके। तो भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से तरक्की करी और भाई साहब जिस तरीके से वो जेन ज़ी में पॉपुलर है ना भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब मतलब कि एक वीडियो से ही मतलब 3.5 मिलियन व्यूज़ आए और भाई साहब उनको हेटर्स को सबको बता दिया कि भाई देखो तुम होगे भाई जेन ज़ी में पॉपुलर होंगे, ये सब होंगे। भाई साहब जब मैं वीडियो डालता हूँ ना तो सब चुप बैठ जाते हैं। ठीक है भाई साहब, सबकी दुकानें बंद हो जाती है भाई साहब एक तरीके से। ये तो भाई जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं सबकी दुकानें बंद हो जाती है। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जोड़ बढ़ाया ताकि हम आपके लिए सही मनोरंजन भी बनाते रहें। तो वैसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।